दुनिया की 5 ऐसी करेंसी जिसका अपना एक सिंबल है और जो मजबूती के साथ इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाई हुई है। तो सवाल यह है कि अगर रुपए का सिंबल रो हो सकता है, येन का सिंबल वाई हो सकता है और यूरो का सिंबल ई हो सकता है, तो फिर जो सबसे बड़ा दादा बनना फिर रहा है, डॉलर का सिंबल डी क्यों नहीं एस क्यों होता है, और पाउंड का सिंबल पी क्यों नहीं होता है, एल क्यों होता है ना मजेदार। आज के डेट में डॉलर डॉलर डॉलर, हर कोई डॉलर को जानता है, लेकिन डॉलर का सिंबल एस से क्यों। और लगे हाथ आज मैं वीडियो में यह भी बता दूं कि आज के डेट में कुछ ऐसी भी करेंसी है जो अपना सिंबल मजबूती के साथ बनाए रखना चाहती हैं या अपने अपने लेवल पे अपना सिंबल वो चलाती हैं। तो ये क्या है, ये क्या है और ये सारे सिंबल किन देशों के हैं जो मजबूती से पैठ बना रही हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताता हूं कि डॉलर जो सबका दादा बना फिर रहा है वह डी से नहीं एस से क्यों है। तो सबसे पहले बात शुरू कर लिया जाए अपने ही यहां से। रुपए का सिंबल ये देखिएगा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये र नहीं है, ये रोमन लिपि का आर और देवनागरी लिपि का र का एक मिश्रण है। 2010 तक दुनिया में 4 करेंसियां मजबूती से अपना सिंबल लॉन्च कर चुकी थी, एन, डॉलर, यूरो और पाउंड। भारत सरकार ने सोचा कि हमारी भी मुद्रा, हमारी भी रुपए का एक सिंबल होना चाहिए। 2010 में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ दिल्ली में, और उस दिल्ली में जब प्रतियोगिता में हजारों लोग पहुंचे थे, उसी में आईआईटी मुंबई के एक रिसर्च स्कॉलर हुआ करते थे डी उदय कुमार। उन्होंने एक सिंबल दिया और उनके सिंबल को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया। बाद में वो आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर बने जाकर। तो फिर मैं आपको समझ में आ गया ना कि ये र कहां से आया है। र का मतलब यह है कि इसमें रोमन लिपि का आर भी है और देवनागरी लिपि का र भी है। अब चलते हैं पाउंड पे। पाउंड जो हम कहते हैं पाउंड, तो इसका सिंबल तो पी होना चाहिए ना, पी होना चाहिए, लेकिन ये एल क्यों है। अब एल के पीछे की एक दिलचस्प कहानी है। पाउंड चूंकि इंग्लैंड की अपनी करेंसी है और करेंसी का चिन्ह है ये आपको जो दिखाई दे रहा है। अब एल है, इसमें नो डाउट एल है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो जुड़ी हुई है रोमन साम्राज्य से जुड़ी हुई है। रोमन साम्राज्य में जो वजन का एक मात्रक हुआ करता था, एक पैमाना हुआ करता था, एक इकाई हुआ करती थी, उसको कहा जाता था लिब्रा पोंडो। क्या कहा जाता था? लिब्रा पोंडो। और ये लिब्रा पोंडो ही अपने अगल बगल देशों में भी फैल चुका था। तो इंग्लैंड में भी लिब्रा पोंडो का ही प्रयोग किया जाता था किसी भी चीज को तौलने के लिए। लिब्रा का अर्थ होता है तराजू, लिब्रा का अर्थ क्या होता है? तराजू, जबकि पोंडो का अर्थ होता है वह तौला गया भार। तो लिब्रा का मतलब तराजू और पोंडो का मतलब तौला गया भार। अब इसके लिए जैसे मान लिया अपने यहां लिखना हो 100, तो अब 100 लिखना हो तो 100 के बगल में हम क्या कर देते हैं, जब हमारे यहां ये जो प्रतीक चिन्ह नहीं आया था तो उसके पहले हम लिख देते थे ऐसे, रू करके ऐसे लिख देते थे। लेकिन जब चिन्ह आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख करके और ऐसे 100 लिख देते हैं, हो जाता है, काम हमारा हो गया। उसी तरीके से इंग्लैंड में या रोमन साम्राज्य के अगल बगल देशों में क्या होता था, अगर 100 लिखना हो तो 100 के बगल में ये लिब्रा पोंडो यानी कि एल लिख दिया जाता था, और ये प्रचलन में था। तो एल लिखने की प्रथा तो थी। फिर आगे चल करके जब इंग्लैंड ने अपनी करेंसी को मजबूत करने की सोची, और उसमें प्रचलन तो उसके यहां क्या लिब्रा पोंडो का था, फिर उसमें सुधार किया। तो सुधार में क्या किया, आगे का लिब्रा हटा दिया और पोंडो को कर दिया पाउंड। तो लिब्रा हट गया, पोंडो हो गया पाउंड। लेकिन आम जनमानस में ये जो एल लिखने की प्रथा थी, एल लिखने की प्रथा थी, वो पॉपुलर हो चुकी थी। और फिर धीरे धीरे करके दुनिया में इंग्लैंड सबसे मजबूत होने लगा। तो इंग्लैंड ने सोचा कि भाई ये एल हमारा ही क्यों ना हो जाए, तो एल को अपने यहां रखे रहा, नाम में सुधार कर दिया पाउंड। तो नाम चेंज हो गया, लिब्रा पोंडो से हो गया पाउंड, लेकिन जो एल लिखने की प्रथा जो चली आ रही थी वो वही रह गई। अब आप सोचेंगे कि एल तो ऐसे लिखा जाता है, फिर ये कहां से आ गया। तो फिर आप जानते होंगे कि बचपन में जो बच्चों को लिखाया था ना कर्सिव राइटिंग, तो कर्सिव राइटिंग में एल कैसे लिखा जाता है, एल ऐसे ही लिखा जाता है। तो कहीं ये अल्फाबेट और ये करेंसी का सिंबल लोगों को एक न लगने लगे, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा सुधार किया। चूंकि कर्सिव राइटिंग का ये लेटर है एल, उसमें थोड़ा सा सुधार करके कर दिया गया, ये ऐसे करके बीच में एक ऐसे लाइन कर दी गई, ताकि अल्फाबेट वाले वो एल से और करेंसी का सिंबल एल
अलग अलग पहचाना जा सके। बात क्लियर हुई? चलिए अब जरा देख लेते हैं इसको। ये क्या है? यूरो। 1990 के दशक में आते आते यूरोपीय यूनियन ने अपना एक साझा करेंसी और लोगो लॉन्च करने का सोचा। अब इसके लिए लोगों ने एक कंपटीशन का आयोजन किया। कंपटीशन में हजारों लोग आए थे और हजारों सिंबल आए। उसमें यूरोपीय यूनियन ने 30 डिजाइन को सॉर्ट आउट किया। 30 डिजाइन को सॉर्ट आउट करने के बाद से पब्लिक के सामने 30 सिंबल को रखे गए और लोगों से वोटिंग कराई गई। वोटिंग के आधार पर फाइनली 2 सिंबल को सॉर्ट आउट किया गया और 2 सिंबल को सॉर्ट आउट करने के बाद से आखिर में जो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष थे जैक्स सैंडर और उनकी टीम ने फाइनली एक सिंबल को चुन लिया और वो विजेता घोषित हो गया और वो सिंबल ये था। अब इसके पीछे रीजन देख लीजिएगा। क्योंकि यूरोपीय यूनियन का एक सिंबल है तो यूरोपीय यूनियन का सिंबल ये था ऐसे, ये ई बनाना था ताकि भाई वो एक बता भी सके कि भाई कहां का ई था। लेकिन अब इसके साथ पैरेलल 2 लाइनें खींची गई ताकि मजबूती के साथ हमारी करेंसी बनी रहे। 2 सिंबल का मतलब सिर्फ इन्होंने ये बताया कि मजबूती दिखाने के लिए 2 पैरेलल लाइनें इन्हें खींची गई है, तो ये ई बना। अब इसके बाद अगर बात करेंगे जापानी येन, ये मजेदार किस्सा है। यहां पर हम लोग कहते हैं येन येन, तो ये येन नहीं है। जापानी मुद्रा को कहा जाता है ई एन। सब लोग कहते हैं येन 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 या एन। एन येन कुछ भी नहीं है। जापान की जो करेंसी है उसका नाम है ई एन। और जापानी भाषा में इसको लिखा जाता है ऐसे। देखिएगा कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। ऐसे देखिएगा, ऐसे। ये जापानी में ऐसे, ये जापानी में लिखा गया है ईएन। 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, परमाणु अटैक हुआ, उसके बाद से उसके पे ढेर सारे प्रतिबंध लगाए गए। जापान पूरी दुनिया से कट सा गया था। फिर धीरे धीरे 1970 और 80 के दशक में जब जापान अपने आप को टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत मजबूत कर लिया तो फिर उसके लिए सीमाएं खोली गई और उसका प्रसार हुआ। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, हर तरफ जापान की मांग बढ़ने लगी। जापान और ऐसे यूरोप और अमेरिका में ट्रेड भी बढ़ने लगे। तो जापान की मुद्रा जब यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो वहां के लोग जो है ईएन का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने ईएन के जगह पर एन का उच्चारण करना शुरू किया। तो यूरोप और अमेरिका से आ गया येन, ईएन से बन गया एन। आज भी जापान के अपने लोकल लेवल पे येन ही कहते हैं वो लोग और सिंबल यही है। अभी भी लोकल लेवल पे यही सिंबल है आज भी, लेकिन दुनिया के सामने वो बन गया येन। अब एन कैसे लिखा जाता था? एन ऐसे लिखा जाता था, एन ऐसे लिखा जाने लगा एन। अब एन ऐसे लिखा जाता। पूरी दुनिया जब जापान से कोई ट्रेड करती थी, जैसे मान लिया 1000 में कुछ करना है तो 1000 ऐसे लिख करके यहां लिख दिया ये वाई, ऐसे लिख दिया वाई, यानी समझ में आ गया कि ये जापान से हुआ है। अब जापान से एन की जगह पर वाई होने लगा। जापान ने भी सोचा कि पूरी दुनिया जब हमको इसी से पहचान रही है तो फिर इसी को अपनी पहचान बना लिया जाए। लोकल लेवल पे आज भी यही चलता है, यही चलता है, लेकिन पूरी दुनिया में ये वाई हो गया। अब वाई तो हो गया, लेकिन फिर वही बात, अंग्रेजी के अल्फाबेट से अगर वाई अगर एक साथ लिख दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अंग्रेजी का अक्षर लिखा हुआ है या जापानी करेंसी का वो सिंबल लिखा हुआ है? तो जापान ने उसमें कुछ थोड़ा सा सुधार किया और सुधार करके इसमें 2 पैरेलल लाइन इसने भी खींच डाली ताकि अंग्रेजी के अल्फाबेट से थोड़ा सा फर्क तो कम से कम दिखाई दे और एक मजबूती के साथ पूरी दुनिया में येन एक सिंबल बन गया। आगे चल करके चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। चाइना की करेंसी है युआन। अब युआन भी लिखा जाता है अंग्रेजी के ही अल्फाबेट जो है वाई से। अब चाइना का व्यापार बढ़ने लगा तो चूंकि बगल में जापान था और जापान की करेंसी वाई से फेमस हो चुकी थी पूरी दुनिया में, तो फिर चाइना को भी अपना व्यापार करने में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। चाइना ने भी क्या किया, इसी सिंबल को अपने यहां भी मान्यता दे दी। तो आज के डेट में ये जो सिंबल है वह येन का भी है और युआन का भी है। ये मजेदार है। अब आते हैं किस पर? इस पर। ये है डॉलर, जो अपने आप में सबका दादा बनता है, डॉलर। अब डॉलर के पीछे भी एक कहानी है। डॉलर तो होना चाहिए था डी से, लेकिन एस क्यों है? अब इसके पीछे कहानी यह है कि चूंकि जब अमेरिका में ट्रेड या आज के डेट की जो अमेरिका आज के डेट का जो दिखाई दे रहा है, जब ये 1700 के इर्द गिर्द अमेरिका ऐसा नहीं था, तो स्पेन की करेंसी
स्पेन की करेंसी बड़ी पॉपुलर थी और अमेरिका में स्पेनी करेंसी जो है वो चलती थी। अब स्पेनी करेंसी का नाम था स्पेनिश पेसो। स्पेनिश पेसो। अब स्पेनिश पेसो यानी कि पेसो ऑफ स्पेनिश। अब चूंकि स्पेनिश ऑफ पेसो इतना फेमस हो चुका था कि उसके लिए अब स्पेनिश ऑफ पेसो तो पूरा लंबा चौड़ा लिखा नहीं जाएगा, तो स्पेन और स्पेन की मुद्रा जहां जहां करेंसी जहां जहां भी चलती थी, यहां तक कि अमेरिका की भी मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे जैसे मान लिया 1000 रुपए में कोई चीज बेचना हो तो हम क्या करते थे, ऐसे लिख देते थे वहां के लोग 1000 और ये लिख दिया पीएस। पीएस ऐसे लिख दिया, यानी कि 1000 पेसो ऑफ स्पेनिश ऐसे लिख दिया जाता था। आगे चल करके जब अमेरिका अपने आप में मजबूत होने लगा, अमेरिका मजबूत होने लगा, तो वहां पर इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब चेंज क्या कर दिया गया, यहां पर स्पेनिश पेसो के जगह पर स्पेनिश डॉलर कहा जाने लगा। अब देखिए थोड़ा सा नाम सिर्फ चेंज किया गया, स्पेनिश डॉलर कहा जाने लगा स्पेनिश पेसो की जगह पे। और अमेरिका मजबूत हुआ तो स्पेनिश शब्द हटा दिया गया, सिर्फ उसे डॉलर कहा जाने लगा। अब इसमें चेंजिंग क्या हुई, अब ध्यान से देखिएगा, ये पी और एस लिखे, क्योंकि आम जनमानस में ये चीजें फेमस थी और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका का ट्रेड जिससे जिससे भी होता था उसमें यही चीजें फेमस थी। फिर थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, ये जो पी और एस आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें चेंजिंग ये किया गया कि ऐसे करके पी और इसी पर लगा दिया गया ऐसे करके एस, ऐसे करके एस, यानी कि पी और एस आपस में सटा दिया गया, सटा ही नहीं दिया गया, ओवरलैप कर दिया गया, यानी कि ये रहा एस और इसी पर आप लिख दीजिए ऐसे करके पी, हो गया। अब ये मामला भी वही चलता रहा, कोई व्यापार में लिखा पढ़ी में किसी भी बही खाते में कोई परेशानी भी नहीं आई। अब हो सकता है ये एक लंबे सफर का ये रिजल्ट रहा हो, यानी कि ये एस ऐसे पी थोड़ा अलग अलग, थोड़ा और पास में आए ऐसे हो गए, थोड़ा और पास में आए ऐसे हो गए, थोड़ा और पास में आए ऐसे हो गए, हो सकता है ऐसे हुआ हो, लेकिन फाइनली ये है कि पी एस आपस में ओवरलैप करके ऐसे बना। और आगे चल करके ये जो आपका पी का ये जो मुंडी दिखाई दे रहा है, पी की मुंडी ऐसे करके वो गायब हो गई, सिर्फ ऐसे एक डंडी रह गई। तो अब है ये एस और ये बच गई है एक डंडी। तो सही बात है कि डॉलर डी से होना तो चाहिए था एक, लेकिन एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा है जो उसके यहां चल रही थी, उसमें उसने जरा भी छेड़छाड़ नहीं किया, बस थोड़ा सा सुधार किया अपने आप को पेसो ऑफ स्पेनिश से अलग दिखाने के लिए। और उस थोड़ी सी कोशिश में आज की डेट में अमेरिका में ये सिंबल, अमेरिका का ये सिंबल दुनिया में मशहूर हो चुका है। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सिंबल हैं जो धीरे धीरे घुसपैठ कर करके दुनिया में अपनी पहचान बनाने पर आतुर है। अब उस एक एक करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रसिया की करेंसी है, नाम इसका रशियन रूबल। अब रशियन रूबल, यहां भी मामला इंटरेस्टिंग है। अब रशियन रूबल, बात हम जब रूबल की कह रहे हैं तो रूबल भी यहां कहीं कहीं र से होना चाहिए ना, आर से होना चाहिए, तो भैया वो र ही है, वो र ही है। हम बात जब रसिया की कर रहा है तो हर चीज में अंग्रेजी वाले या रोमन लिपि या अल्फाबेट तो नहीं उसमें घुसेड़ देंगे ना, तो सिरिलिक लिपि में ये देखिएगा ये है र, रसिया के सिरिलिक लिपि में इसे र कहा जाता है, ये र ही है। अब र से बन गया रूबल। फिर वही बात है कि अल्फाबेट से और करेंसी के सिंबल को कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए इसमें एक ऐसे लाइन खींच दी गई, हो गया ये रूबल का, रशियन रूबल है। अब ये देखिएगा यह है इजराइल का न्यू शेकेल। अब न्यू शेकेल, न्यू शेकेल का सिंबल आपका ये है, ये हिब्रू भाषा के दो अक्षरों, एक है शीन, अब शीन का ये है ऐसे करके शीन है, अब शीन का चिन्ह ऐसे होता है। अब इसमें ये चेट अक्षर है, कई ये ऐसे करके चेट अक्षर है। अब इसको दोनों को मिला दिया गया, दोनों को मिला करके ये बना दिया गया, ये इजराइल का सिंबल है, इसका नाम है न्यू शेकेल। अब उसी तरह से यूक्रेन का है ह्रिविनिया, ह्रिनिया का ये है। अब इसका जो है अंग्रेजी के अल्फाबेट का अक्षर है ये, अब हे का देखिएगा ऐसे है, ये हे ऐसे है। अब इसी को दोनों तरफ से उलट के आपस में सटा दिया तो उसका सिंबल बन गया वो, तो ये यूक्रेन का है। इसी तरीके से दक्षिण कोरिया का जो है करेंसी है उसका नाम है वोन, तो वोन तो ठीक है, अंग्रेजी का अल्फाबेट डब्लू और डब्लू में दो ऐसे पैरेलल लाइन खींच दी गई, इसका ये बन गया। थाईलैंड का है बहुत, थाईलैंड का बहुत है तो इसका तो ठीक है, ये भी अंग्रेजी का बी है और बी में ऐसे लाइन खींच दी गई, बी हो गया। तुर्की का है, तुर्की की करेंसी का नाम है लीरा, तुर्की आज के डेट में तुर्की हो गया है, करेंसी का नाम है लीरा और कंट्री का नाम है तुर्की यानी कि टी से, तो टी और लीरा का एल, तो एल और टी को आपस में मिलाना था।
तो एल और टी को आपस में मिलाना था, तो ये अंग्रेजी का एल और ये रहा अंग्रेजी का टी, तो दोनों को मिला दिया और एक पैरेलल लाइन खींच दी गई। तो टी और एल का आपस का जो मिश्रण तैयार हुआ, ये एक शानदार सी करेंसी का सिंबल बन के तैयार हो गया। अब आप बताइए कि अभी तक मैं जितनी करेंसी बताई, इसमें सबसे शानदार सी करेंसी कौन सी लगी? हिंदुस्तान की तो खैर है ही, हिंदुस्तान की बात छोड़ के कह रहा हूं, इसके अलावा जितनी भी करेंसी, उसमें सबसे शानदार सी करेंसी कौन सी है? और सबसे शानदार सी जो इसके पीछे की दिलचस्प कहानी थी, उसमें आपको कौन सा अच्छा लगा? इसके अलावा आपके पास भी कोई ऐसी थियरी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इसमें से किस करेंसी के पक्ष में हैं, ये भी करेंसी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।